मैं हर रोज सोचती कि आखिर मेरा पति हमारी बेटी को लेकर स्टोर रूम में क्यों जाता है। वह रोज ये करता और जब दोनों बाहर आते तो मेरी बेटी का हुलिया खराब होता था। उसके बाल भी बिखरे हुए होते। एक दिन मैं ये राज जानने के लिए स्टोर रूम में छिपकर बैठ गई और कुछ देर बाद मेरा पति मेरी बेटी को स्टोर रूम में लेकर आया। उसके बाद मैंने जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। मेरी शादी अरविंद के साथ 25 साल पहले हुई थी। हमारी एक बेटी थी जिसका नाम कीर्ति था। अरविंद बहुत गुस्से वाला था। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा उसके सिर पर चढ़ जाता। मैं और मेरी बेटी कीर्ति अरविंद से हमेशा डर कर रहती थी। कुछ भी बात होती तो पहले भगवान से प्रार्थना करके ही अरविंद से बात करती ताकि वह शांत रहे। इतने सालों से मैं अरविंद को पूरी तरह पहचान गई थी कि वह सिर्फ हम लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार करता है। बाकी सभी के साथ उसका स्वभाव बहुत अच्छा और सरल था। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि आखिर अरविंद ऐसा क्यों करता है। एक दिन सुबह सुबह का समय था। अरविंद मुझ पर आग बबूला हो गए। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है स्नेहा? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा पागलों जैसी हरकत करती रहती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया मेज पर फेंकते हुए अरविंद गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। मेरे लिए अरविंद का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही मुझ पर बरस पड़ता था। पहले पहले तो मैंने उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक अरविंद में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मैंने खुद को ही बदल लिया। अब अरविंद के कुछ भी कहने से मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरविंद की हर बात मैं चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि अरविंद को बदला जाए, लेकिन फालतू गुस्सा करना और बाद में मुझे भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो अरविंद सीधा मुझे आकर के बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं अरविंद के साथ रहती थी क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फिक्र थी। और मैं जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना मैं नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो मुझे देखना था। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सकूं और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकूं। मुझे अब अपनी फिक्र नहीं थी। मुझे फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मैं नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से कीर्ति डिस्टर्ब हो। कीर्ति की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कीर्ति ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। अरविंद एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कीर्ति बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर का है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। कीर्ति पिता अरविंद से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। अरविंद बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? कीर्ति ने पूछा, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहां। अरविंद बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? कीर्ति ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जवान
कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? अरविंद गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सिर पर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कीर्ति ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। अरविंद का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो कीर्ति की बातें सुन रहा था। कीर्ति उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। अरविंद अब गुस्से से तिलमिला उठा और वहां से उठकर कमरे में चला गया। मैंने कीर्ति से कहा, बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हारे पापा हैं और तुम उनका स्वभाव जानती हो ना कि कैसा है। अब पता नहीं वो क्या करेंगे। मैं इतना सोचते हुए किचन में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही निकले। अब अरविंद मुझे कुछ भी नहीं कहता। मैं उससे बात करने की कोशिश करती, तब भी वो शांत ही रहते। मैं बहुत हैरान थी कि आग के गोले जैसा आदमी आजकल इतना शरीफ कैसे हो गया। खैर, आज जब मैं बाजार से आई तो देखा कि अरविंद कीर्ति के साथ स्टोर रूम से निकल रहा था। कीर्ति की हालत बहुत खराब थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब सा लगा कि आखिर ये करते क्या हैं। तभी मैंने कीर्ति को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या करने गए थे तुम लोग स्टोर रूम में। तभी कीर्ति की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल अब और ज़्यादा घबराने लगा। मैं सोचने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई जो कीर्ति इस तरह से रोकर गई है। आज तक कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि कीर्ति ने मुझसे कुछ छुपाया हो और मुझसे बिना इजाज़त कहीं पर भी गई हो। लेकिन आज ऐसा हो गया था। मैंने एक बार के लिए सोचा कि क्यों ना अरविंद से ही पूछ लूं, लेकिन फिर मेरे कदम वहीं रुक गए और मैंने विचार किया कि कहीं अरविंद ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो। ऐसे भी मुझे ये राज ही जानना ही था। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने ये बात अपने दिमाग से निकाल दी कि शायद ऐसे ही अरविंद ने डांट दिया होगा, जिसकी वजह से कीर्ति रोने लग गई। ऐसे ही दिन निकले। उसके बाद मैंने देखा कि आज फिर से अरविंद कीर्ति के साथ स्टोर रूम में गया है। आज मैंने मन बना ही लिया कि मैं अरविंद से सब कुछ पूछूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। आखिर अगर इस बार अरविंद कुछ गलत साबित हुआ तो मैं बिना लोगों के तानों की परवाह किए कीर्ति को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर चाहे बाद में जो भी हो। खैर, मैं गुस्से और जोश के साथ कमरे में गई और अरविंद से सवाल करने लगी कि क्या करते हो तुम मेरी बेटी के साथ। अरविंद बिना कुछ बोले वहां से बाहर आ गया। मैं जैसे खुद को संभाल कर बाहर आई तो अरविंद कहीं जा चुका था। अब तो मुझे पूरा शक हो गया था कि कुछ तो जरूर हो रहा है। आखिर ये आदमी कर क्या रहा है मेरी बेटी के साथ। बस यही सोच सोच कर मेरी जान निकले जा रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टोर रूम में छुपकर बैठ जाऊं और पता करूं कि आखिर क्या है इन दोनों के बीच। दोस्तों, दूसरे दिन मैं उन लोगों से पहले ही स्टोर रूम में जाकर बैठ गई और इन लोगों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अरविंद कीर्ति को लेकर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर कमरे में बनी खिड़की को खोलता है और एक आदमी को खिड़की से अंदर लेकर आता है। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ये करने क्या वाले हैं। तभी वो आदमी कहता है, क्यों भाई अरविंद, आज देर से कैसे आया कमरे में?
पता है मैं कब का बाहर इंतजार कर रहा था। तुझे तेरी बीवी और बेटी की जान प्यारी नहीं है क्या? फिर अरविंद कहता है कि स्नेहा आज घर पर ही थी और उसे शक होने लगा है हम पर, इसीलिए लेट हो गया। तभी अरविंद बोला कि तुम फिक्र मत करो और जल्दी से सामान दो। मैं सोच रही थी कि अरविंद कौन से सामान की बात कर रहा है। तभी वो आदमी कुछ पुड़िया निकालता है जिसमें ड्रग्स होता है। अरविंद झट से वो लेता है और सूंघने लगता है। तभी वह आदमी कीर्ति को पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। अरविंद उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता और बस ड्रग्स लेने लग जाता है। उधर बेचारी कीर्ति रोते हुए उस आदमी से छुड़वाने की कोशिश करती है अपने आप को। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं पर एक लोहे की पाइप पड़ी हुई थी जिसको उठाकर मैं तुरंत कोने से बाहर आ गई। मुझे देखकर वो लोग घबरा गए। वह आदमी मेरे हाथ में पाइप देखकर खिड़की से भाग जाता है। कीर्ति झट से मेरे गले लगकर रोने लगती है। मुझसे अब और बर्दाश्त ना हुआ और मैंने अरविंद को एक खींच के तमाचा जड़ दिया। अरविंद आग बबूला हो गया और बोला कि शर्म नहीं आती, अपने पति पर हाथ उठाती है। मुझे तो अब उसे अपना पति कहने में भी शर्म आ रही थी। मैंने अरविंद से कहा कि तुम ना एक अच्छे पति बन पाए और ना ही एक अच्छे बाप, और ऐसा आदमी तो बाप कहलाने के भी लायक नहीं है जो नशे के लिए अपनी बेटी को ही बेच दे। मैंने कीर्ति को अपने कमरे में लेकर गई और पानी पिलाया। फिर कीर्ति ने कहा कि पूरी बात बताओ, मुझे क्या हुआ। तब कीर्ति कहने लगी कि पापा एक दिन मेरे पास आए और कहा कि चुपचाप वो कर जो मैं कहता हूँ, वरना मैं स्नेहा को जान से मार दूंगा। मैं आपको खोने से डरती थी, इसलिए उनकी बात माननी पड़ी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि आखिर मेरी बेटी ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं अरविंद को छोड़ दूंगी और अपनी बेटी के साथ अकेली रहूंगी। आखिर कब तक सहन करूं मैं उस दरिंदे को? मेरे तक तो ठीक था, लेकिन उसने अब तो अपनी बेटी को भी बेच दिया। इसी तरह 2 साल बीत गए। मैं कीर्ति को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक नौकरी भी लगवा चुकी थी। अब कीर्ति का रिश्ता भी तय हो गया था। शादी के दिन अरविंद घर पर आया। वो पूरी तरह बदल चुका था। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी दिक्कतों से गुजरा है। अरविंद बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। अरविंद की यह बात सुनकर मेरे और कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा होना चाहिए? आखिर वह किस घर को अपना कहे? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, साथ साथ आपके दाहिने तरफ एक बेल आइकन का बटन होगा, घंटी जैसा बना हुआ, उसको प्रेस कर दें ताकि आप सभी को मेरी स्टोरी सबसे पहले आपके चैनल पे मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प कहानी के साथ वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों सुनने के लिए। मिलते हैं अगली ऐसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, आबाद रहिए दोस्तों।